हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एनडीए का नोटिफिकेशन जो है वो कम्प्लीटली पढ़ करके आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं करता हूँ। गूगल क्लिक करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। यूपीएससी आप टाइप करिएगा, ठीक है। यूपीएससी जनरली आप टाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन एनडीए का सर्च है, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं भी आता है तो भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो वेबसाइट दिखा रहा है ना www.upsc.gov, यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे जब आएंगे व्हाट्स न्यू में, यहाँ पे आपको वैसे एक एक करके भी दिख जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं तो व्यू ऑल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एनडीए का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एनडीए एनए सेकेंड पेपर 2021 यानी सितंबर में जो होने वाला है, इसको क्लिक करिए, इसको आप डाउनलोड करिए, ठीक है। ये वैसे डायरेक्टली भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं एज को लेके, मेडिकल को लेकर के, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बट फिर भी मैं डाउनलोड करके और फिर आपको पीडीएफ ओपन करके मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी एंड आई वांट टू शो, हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ हाईलाइटर ले लिया है, देखिए आया है 9/6/2021 को, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक इस पर दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट ऊपर ही लिखा है, मेंशन है 29/6, शाम को 6 बजे तक होगा। आगे हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपके काम की क्या चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन यूपीएससी वाले वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा आपको, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी पैन कार्ड, वोटर आपका होगा नहीं, अगर जिनका 18 एंड प्लस है उनको तो मिल जाएगा, जो नहीं है उनका नहीं होगा, खैर वो मायने नहीं रखता है, कोई भी आप आईडी कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सबमिशन एंड विड्रॉल का डिटेल है, ठीक है। तो विड्रॉल तो हार्डली कोई करता है, निकालता तो नहीं अपना फॉर्म वापस से, ठीक है। बट ये है, जैसा मैंने बताया, शाम को 6 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जिनका भी फॉर्म सही से भरा गया होगा, ठीक है, उनको एडमिट कार्ड जो है वो 3 वीक्स जो है, ठीक है, 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 5 सितंबर के 3 वीक्स पहले आपको एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कहीं घर पे नहीं आएगा, लिखा हुआ है, ठीक है ना। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, इंतज़ार मत करना कि पोस्टमैन आएगा और देगा, ठीक है। आपको जा कर के खुद ही डाउनलोड करना है। ये पेनल्टी है, नॉर्मल है, ये अभी आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ये तो बेसिक मालूम है। सबसे बड़ी मिस्टेक, बहुत बार जैसे हम एकेडमी में अपने मॉक टेस्ट लेते हैं तो बच्चे ब्लू पेन लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, या मस्ट लिखा है, मस्ट यूज़ ब्लैक बॉल पेन ओनली, ठीक है ना। और अदर कलर्स आर प्रोहिबिटेड, मनाही है, नहीं यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, मोबाइल फ़ोन्स बैन है, ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फुर्सत में। मैं ज़रूरी की चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये आ जाता है, एग्ज़ाम होगा 5 सितंबर को, ठीक है। जिस बैच के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो एनडीए का 148th कोर्स है, ठीक है। और एनए का जो नेवल एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स, वो 110th कोर्स। और ये दोनों कोर्सेज 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 16.5 एंड 18.5 शो कर रहा है गूगल, तो क्या आप गलत बता रहे हैं? जी नहीं। अब आप देखिए कि ये आपको जो आपका जो एज है वो 2 जुलाई 2022 में 19.5 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो आपका नहीं है ना। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं 19 का हूँ, तब तो नहीं हो पाओगे,
तब तो ज़्यादा निकल जाएगा, 19.5 से क्रॉस कर जाओगे, इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज के डेट से नहीं, ये नेक्स्ट ईयर के डेट से आपका जिस डेट को एक आपका जो ये कोर्स है जिसमें एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होना है, उस कोर्स को कमेंस होने के डेट पे आपका मैक्सिमम एज 19.5 होना चाहिए और मिनिमम एज 16.5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलिए, 370 वैकेंसी है एनडीए में और 30 वैकेंसी है एनए में। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए एलिजिबल नहीं है वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब फ्लाइंग के लिए मैं नहीं जा सकता तो एयरफोर्स में मैं जाके क्या करूँगा। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दिस। टोटल 400 वैकेंसीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं क्या है ये सेंटर्स है, आपको मालूम ही है किस तरीके से अपने पसंद का सेंटर भरना है। सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियस से है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिटीजन तो नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये है एज लिमिट। ठीक है, उसी को कैलकुलेट करके जो अभी ऊपर बताया मैंने आपको, वो इस एज ब्रैकेट में आते हैं, वही एलिजिबल है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा शादी मत कर लेना, अनमैरिड चाहिए उनको। ठीक है, बिल्कुल कॉले लौंडे चाहिए उन्हें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए, इसके लिए वो सर्टिफिकेट जो मांगेंगे जो एसएसबी के टाइम पे देना होगा, मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे जो होता है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब 10th का मार्कशीट वगैरह। ठीक है, इजी है, इतना कुछ समझने की वो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ज़रूरी की चीज़ें और हैं जो आपको समझना है वो ये है एजुकेशन। कई बार परसेंटेज में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, परसेंटेज के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, बट वो ज़्यादा बच्चों ने देखा नहीं है तो मुझे लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए 10+2 में या उसके बराबर इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं एयरफोर्स और नेवी वाले के लिए। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी विंग का जो है एनडीए में। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, कितने भी परसेंट से पास हो, बस पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहीं भी नहीं है। और वो बच्चे जो क्वालिफाई कर जाते हैं एसएसबी लेकिन अपना मैट्रिकुलेशन या 10+2 सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका बैच जो कमेंस हो रहा है वो 2 जुलाई से है, उससे ठीक एक वीक पहले 24 जून तक आपको वो सबमिट करना है। क्योंकि कोर्स कमेंस करने से पहले तो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, वो नहीं करोगे तो फिर कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं जमा कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एसएसबी का भी आएगा। ये नोट आप ध्यान रखिए यहाँ पे, 11th कैंडिडेट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, और कारण आपको पता ही है क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में 24 जून तक 10+2 का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो जो एज ब्रैकेट में आ जाते हैं वो टेस्ट के लिए दे सकते हैं, रियल एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, बट वही दे जिनको ये श्योर हो कि मुझे इसके रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट तो आपको मालूम है आपकी तैयारी नहीं है, एलिजिबल भी नहीं है, आप मज़े के लिए दे रहे हो, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आएगा वो मज़े में नहीं ले रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान दिया, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ईजिली मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको अपेंडिक्स 4 में अभी इसी नोटिफिकेशन में है, लास्ट में मैं वो आपको शो करूँगा। फीस आपका जो है SC ST, ठीक है, उसके बाद JCOs जो आर्मी वगैरह के होते हैं इनके लिए माफ़ है, बाकी सभी बच्चे जो है वो 100 रुपीज़ को पे करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन पे कर देना, बाकी ऑफलाइन का पता नहीं, बैंक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये 28 तारीख तक जो भी पे बाई कैश वाला सिस्टम है ना, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना एक दिन पहले। ठीक है, ऑनलाइन वाला तो आपका प्रोसेस 29 तक चलेगा, बट ऑफलाइन वाला जो है ना, जैसे चालान निकलवा के भरते हैं, वो आपको 28 तारीख तक सबमिट कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको इसमें हाउ टू अप्लाई, ये आपको UPSC ऑनलाइन पे जाकर के यहाँ पे 2 पार्ट में पे फॉर्म जो है वो फिल करना है। पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, पार्ट 2 में फ़ी पेमेंट होगी, एंड देन एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, सेंटर है ये आपका, आप आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये है रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर मंथ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जा कर के अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
और जो भी बच्चे एसएसबी के लिए, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एसएसबी के लिए जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाना ही पड़ता है। और एसएसबी का जब मेल आता है तो मेल जो आपके पास पहुँचेगा, जो इंस्ट्रक्शंस आएगा, मेल नहीं, जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें आपको टोटल डिटेल होगा कि क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट भी और ड्रेस भी, सब कुछ होता है उसमें। तो वो पार्ट अलग चीज़ है, ठीक है। अभी इसमें ये सारी चीज़ें हैं, राइटिंग, ये सब आपको उतना ध्यान नहीं, टाइम हो तो पढ़ लेना, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली बार जो एसएसबी जाता है उसके लिए फ्री होता है, 3rd AC का टिकट दिया जाता है, सेकेंड टाइम वालों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये है आपके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। तो जो भी जिसका भी चॉइस है, आर्मी वो आर्मी के अकॉर्डिंग, नेवी तो नेवी के अकॉर्डिंग, एयरफोर्स तो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो है कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। उसकी डिटेल दी हुई है किस तरीके से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई नौबत तो नहीं आती है, बट फिर भी अगर आ जाए तो ये एड्रेस है तीनों विंग के, आर्मी, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों में आपका चॉइस आर्मी है तो आप यहाँ लिखेंगे, एयरफोर्स है तो आप यहाँ लिखेंगे इस एड्रेस पे, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से इन वेबसाइट्स पे जा कर के भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये वही वेबसाइट है जिसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आपको एसएसबी के लिए फिल करना होगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे विजिट करके जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको खुद रजिस्टर करना होगा। कोई कॉल नहीं आएगा आपको, ना कोई पोस्टमैन आकर के आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, एसएसबी के लिए कब चल रहे हो, ठीक है। एसएसबी जो होगा इसका जनवरी से 22 जनवरी और अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। इसी दौरान आपका जो है मार्च अप्रैल में आपके फाइनल्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, इसी पे जा कर के आपको मेंशन करना है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, तभी जाके सेंटर का डेट जो है वो एसएसबी का डेट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप तक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेन तो एज को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, बाकी चीज़ें और परसेंटेज को लेकर के, तो वो दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब अपेंडिक्स में आते हैं, ठीक है। ये देखो 2 पेपर होना है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पेपर 1 पे ही पास होने पे ही पेपर 2 चेक होगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिलेबस है, आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या सिलेबस है। ये जो सिलेबस मेंशन करते हैं इसको तो आपको तैयार करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पेपर 2 का है, ठीक है। इसमें पार्ट ए है इंग्लिश का और पार्ट बी है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में ना बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, ठीक है, जैसे सेक्शन ए बी। ये सेक्शन आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये इधर दिया हुआ है, क्योंकि इन सेक्शन के बेसिस पे ये बताएंगे कि कितना % क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, जैसे एफ है, एफ करंट अफेयर्स होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा करंट इवेंट्स, ठीक है। तो 10% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, 20% क्वेश्चंस जो है वो आपके ज्योग्राफी के आएंगे, 20% जो है हिस्ट्री से आएंगे, ठीक है, 15% जनरल साइंस से आएंगे और केमिस्ट्री और मतलब इसी तरीके से जो है बाकी पेपर्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आप मैच कर लीजिएगा, इसका लिस्ट बना लीजिएगा, सबसे बढ़िया बात होगी कि किस में से कितना % क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसएसबी 2 लेवल का होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 जो पहले दिन होता है, ठीक है, और स्टेज 2 जो बाकी 4 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो पहले दिन पार किया स्टेज 1 तो स्टेज 2 में आपको एंट्री मिल जाती है, फिर 4 दिन आप एंजॉय करिए और अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। अब ये वही है, एप्लीकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप जब जा कर के भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं हाइट को लेकर के आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों पे है, ठीक है। चलिए और पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पे वापस से दिया है, शुड यूज़ ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। आपको तो यही यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है आपको। कोई और कलर से करोगे तो चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड है। फिर यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है किस तरीके से आपको जो है वो फिल करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, कोड वगैरह ये आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बोर्ड पे लिखा रहता है, टीचर हेल्प करते हैं, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल सर्कल करना होता है, एंड सर्कल करना है।
तो ये जो भी है आपको मालूम है, इतना तो खैर आइडिया होगा आपको, राइट। तो आगे देखते हैं, सर्कल तो करना आता ही है सभी को, ठीक है। ये है अपेंडिक्स 4, ठीक है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एडमिशन टू दी एनडीए, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है आप ये देख लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रेक्टिफाई माइनर डिफेक्ट एंड एलिमेंट्स, ठीक है। माइनर डिफेक्ट एंड एलिमेंट्स जो है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो इवन बिफोर विजिटिंग एसएसबी सेंटर, ठीक है। एसएसबी जाने के पहले आप इसको खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। जिनको ये डाउट लगता है ना कि मेरा हाथ कैसा है, पाँव कैसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसका कारण ये है कि आप जो है फाइनलाइजेशन के बाद में जो है मतलब आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, ठीक है, कि हमें निकाल दिया गया, ठीक है। अब जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनके हिसाब से यूपीएससी ने जो मेंशन किया है, ठीक है, वो ये है भाई आपके कान साफ होने चाहिए, ठीक है। कान नाक जो है, ठीक है, हाइड्रोसिल बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जिसको सर्च करके आप खुद भी पता कर सकते हो। और ये क्या लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि माइनर इफेक्ट, मेजर है तो आप एलिजिबल नहीं है, बी क्लियर, ठीक है। क्योंकि आप भी कमांडेंट होंगे तो आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट को खुद भी चूज नहीं करोगे जो फिजिकली अनफिट है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं अनफिट हूँ तो आप अपने आप को क्यों एलिजिबल समझेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो ही आपको निकालते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेडिकल प्रोसीजर पढ़ देंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे आप, ठीक है। इतना ध्यान नहीं देना है इसमें, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं दौड़ नहीं सकते, आप चलने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, आपको दौड़ नहीं सकते, आप खेल नहीं सकते हैं, जनरल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप को मतलब इन एलिजिबल समझिएगा, ठीक है। ऐसे खुद ही नहीं मान लेना है, नहीं तो आप ये पढ़ते रहो हाइपर नहीं होना, हाइपो नहीं होना, स्कार नहीं होना, ठीक है, नो इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब आपको इतना नहीं देखना है, इतना ध्यान दोगे तो फिर तो कोई भी एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओ, ठीक है। सभी के नोटिफिकेशन में इसी के तरीके से मस्कुलर स्केलेटन डिफॉर्मिटी, अब इसको आप गूगल करोगे, इससे बेटर है कि इनको छोड़ करके आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन समझाने का यही मतलब है, ठीक है, कि आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि आपका जो है हाइट एंड वेट के रेशियो के हिसाब से आप रेशियो, हाइट एंड वेट का रेशियो आपका ठीक होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका, ठीक है। कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये आप डाउनलोड करके इसमें आराम से देख सकते हैं कि आपका हाइट कितना है, और ठीक है, और अगर आप इनमें से कौन से एज ग्रुप में आते हैं। दूसरी चीज, ये वाला एज ग्रुप देखिए अबव 40, ठीक है। ये ऐसे क्यों लिखा है 40 है, आपका तो 19.5 से अबव होता ही नहीं एलिजिबल। तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक जनरल स्टैंडर्ड है, आपका कोई स्पेसिफिक नहीं है। दिस इज अ जनरल स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि एक फिजिकल फिटनेस में होनी चाहिए। आपके लिए कोई पर्सनली टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जनरल है, इसलिए ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे और भी इस तरीके के एग्जांपल्स होंगे जो इन्हीं चीजों में जो है वो जनरल क्राइटेरिया में दिया होगा, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा एनडीए के साथ साथ सीडीएस का भी दिया हुआ है, ये देखिए आ ही गया पैरामीटर, ये एनडीए का पैरामीटर, ये सीडीएस का पैरामीटर है। एनडीए के नोटिफिकेशन में सीडीएस क्या कर रहा है, ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड का है, तो ये यहाँ पे कर ये रहा है क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनकरेक्टेड मतलब कितना खराब हो सकता है, 6/36 मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो बोलते हैं ना कि मेरे पावर इतना है, तो -2.5 और +2.5 का रेशियो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हाईलाइटेड पार्ट को आपको ध्यान रखना है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या है ये आपको पता होगा बेटर तरीके से कि आप मायोपिया से ग्रसित हैं या हाइपरमेट्रोपिया से, और कितना है वो भी आपको लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये अलाउड है। और करेक्टेड 6/6 होना चाहिए, रेक्टिफाइड मतलब, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान, लेसिक का ध्यान मत देना क्योंकि आपके लिए लेसिक एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये लिखा है ये, हाँ, कि एज मोर देन 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, आपका मैक्सिमम एज ही 19.5 है, तो आप भूल जाओ। अगर लेसिक आपने कराया है, पहली बात तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर पता नहीं किसी ने कहीं एडवांस हो, किसी ने कराया हो, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। चलिए इसके अलावा इतना और कुछ इसमें नहीं है देना, ध्यान देना, ठीक है। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये ऑफिसर्स एंट्री इनटू नेवी, मैं अब तक आर्मी वाला बात कर रहा था, ये नेवी का है। इसमें भी कोई खास नहीं है, आपका हाइट एंड वेट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट को लेकर के अगर आपको ध्यान दिक्कत है तो आप अपना मतलब 157, ठीक है, और 162 ये है। 162 एयरफोर्स के लिए चाहिए, 5 कम कर दीजिए, 160 150, ठीक ठीक 155 आई थिंक सो, ठीक है। 155 के अराउंड जो है वो है, इसमें है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। ये रहा मिनिमम एक्सेप्टेबल एज जो है 157 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, ट्राइबल्स लद्दाख के हैं वो 155 सेंटीमीटर है। गोरखा, नेपाली, असमी, गढ़वाली और उत्तराखंड वालों के लिए 152 है। पहाड़ी लोग हैं, थोड़ी हाइट कम रहती है, तो इसलिए इनको थोड़ा कम करके स्टैंडर्ड जो है इनका सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये सब तो बाकी है। चेस्ट इज वेल फॉर्म्ड, वो तो आप होना ही चाहिए। अब ये डिफॉर्म्ड चेस्ट से थोड़ी ना लेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप भी कमांडेंट होंगे, आप भी ऑफिसर होंगे, तो कोई भी ऐसे सिपाही नहीं लोगे जो जिसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे जो मायोपिया का लिमिट है वो 0.75 तक लिमिट किया गया है, माइनस और प्लस जो है वो 1.5, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। और करेक्टेड उसके बाद अगर करेक्ट हो जाता है 6/6 तो वेरी, ठीक है, चश्मा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका एयरफोर्स का भी आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना मत पढ़िएगा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, उसमें ज्यादा फायदा करेगा आपको रिटर्न में, ठीक है। और इतना कुछ अगर लेकर के जाओगे ना किसी डॉक्टर के पास, तो इतना बड़ा बिल बना देगा ना, बिना बात का आपको टेंशन बनी रहेगी, ठीक है। मैं आपको बस हाइट वेट का दिखा रहा हूँ कि फिटनेस होनी चाहिए, हाइट वेट का रेशो मेंटेन करके रखना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए और ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एयरफोर्स का फ्लाइंग एंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी दोनों, फ्लाइंग के लिए ज्यादा चाहिए होता है हाइट और ग्राउंड ड्यूटी के लिए कम चाहिए होता है। तो जो 162 के अराउंड बता रहा था मैं, वो फ्लाइंग के लिए था। उसमें भी लिमिटेशंस होती है, बोलते हैं ना कि कॉकपिट में फिट होना चाहिए, तो वो भी इसका उसका भी जो प्रोसीजर है वो दिखा रहा है। ये देखिए, जो फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं 162 सेंटीमीटर है, ठीक है। बैठने के बाद इनका हाइट जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेंथ का जो है, लेग का लेंथ जो है वो 99 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर। और थाई जो है उसकी लंबाई जो है वो 64 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो वो फ्लाइंग के लिए नहीं एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157 सेंटीमीटर है ये चीज, ठीक है। और बाकी पता ही है उत्तराखंड वालों के लिए या जो माउंटेनियस रीजन के हैं 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बॉडी वेट पैरामीटर, ये वही है जो आपको बताया था। 10% का जो है इसमें रिलैक्सेशन होता है, मतलब जो आ रहा है उसके 10% का ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 20-30% नहीं चलेगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसमें जो है वो वेरिएशन जो है 10% का जो मैं अभी बताया वो आपका 19 एज तक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट है, ठीक है, वो एटलीस्ट 49। अब इसका 49 का 10% कितना होगा, 4.9, ठीक। तो 53 तक चलेगा। अब ये नहीं कि 60, 65, 67 किलो के हो गए हो, ठीक है। इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो ये हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी ये सब बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ने वाली है, इतना ध्यान मत देना इसमें, ठीक है। ना तो इनका मीनिंग समझ आएगा आपको क्योंकि ये मेडिकल लैंग्वेज है, और ना ही आप इसको करेक्ट कर सकते हो। और बहुत पैसे हैं तो चले जाना फिर किसी भी डॉक्टर के पास, वो एक एक करके सब कुछ चेक कर देगा, लेकिन बिल कितना बनाएगा ये तो वही बताएगा, या तो आप बताओगे जब पे करोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना है। आगे आने वाली कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं
जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और वो है कि जब आप एनडीए में एंट्री लेंगे तो आपके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे या आपको कितना लगेगा पैसा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का एकेडमी का एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने, जिसमें हमने कोशिश करी थी कि आपको हम समझा सके कि एनडीए और आईआईटी में क्या बेहतर है। तो कुछ उसी को वेरीफाई करेगा ये जो आगे आने वाला जो फैक्ट है जो इसमें नोटिफिकेशन में है वो चीज़, ठीक है। ये आपका जो अपेंडिक्स 4 है ये ख़त्म ही होने वाला है। अपेंडिक्स 5 में जो है ये सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। सब आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने सिलेबस को कवर करें, ठीक है। चलिए, ईयर, नोज, थ्रोट सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई है जो आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे कि ये केसेस विद लेंटिकुलर ऑप्टिसिस। पढ़ते रहो, क्या पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, निकालना होगा तो वो निकाल ही देंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा कि दिक्कत क्या है, ठीक है। इतना तो पता करने जाओगे तो बहुत ही बुरी हालत कर देंगे आपका, ठीक है। अब ये देखो एकोमोडेशन वैल्यू, ठीक है, ये 41 टू 52 ईयर्स तक का दिया, 45 ईयर्स तक का दिया, तो एक जनरल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये सर्टिफिकेट्स हैं, जिस तरीके से जो सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होते हैं मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। ये विजुअल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो चीजें आप मांगते हैं, ठीक है। इन सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। टेस्ट 6 मीटर या हाइपो ये सब आप इतना ध्यान नहीं देना है, इतना क्या ध्यान ही नहीं देना है इसको, सीधी बात बताओ। डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड है, हाँ दांत खोखले नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। ये सब तो जनरल चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है अपेंडिक्स 5, ठीक है। कुछ इतना कुछ मेडिकल से थोड़ा निराश हो गए हो तो जरा आप ये, ठीक है। सबसे पहली बात, जब आप जाएंगे, ठीक है, एनडीए खड़गवासला पुणे, ठीक है, तो आपको जमा करना होगा ये टोटल इतने रुपए, ठीक है, जिसमें पहले 5 मंथ्स का जो है 3000 पर मंथ के हिसाब से आपका जो पॉकेट अलाउंस है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपके सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, फंड वगैरह, और ये आपका रिफंड भी आएगा इतना हर 5 महीने में। दूसरी चीज ये देखो लिस्ट, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगर कोई बंदा कोई भी पे करने के लिए मतलब एबल नहीं है तो उसको बस मेडिकल सर्टिफिकेट इकोनॉमिक सर्टिफिकेट सबमिट करना है, माय बैड, ठीक है। इकोनॉमिक सर्टिफिकेट सबमिट करना है और 1000 रुपए जो है गवर्नमेंट खुद सबमिट करेगी, मतलब जो 3000 है, ठीक है। हर गवर्नमेंट, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, हर गवर्नमेंट की तरफ से, हर स्टेट की तरफ से जो है, जिस भी स्टेट से हैं आप, हर स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। इवन एनसीटी ऑफ दिल्ली भी देता है, ठीक है। तो ये चीज है। और ट्रेनिंग के बाद आपको ये चीज सर्टिफिकेट्स मिलेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, ये आप जो भी विंग चूज करेंगे उसमें ये सर्टिफिकेट्स मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपको पर मंथ ये आईएमए वाला है, ये जो एनडीए के बाद जब आईएमए में चले जाएंगे या एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे, जो मेन आपका पढ़ाई के बाद जो ट्रेनिंग होगा, कैडेट ट्रेनिंग, जिसमें जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं, ठीक है, जिसके बाद बॉल पार्टी होती है, जिसमें आप अपनी फालतू की लड़कियां नहीं आती, आप अपने गर्ल पार्टनर या फिर फ्रेंड्स को आप बुलाते हैं, ठीक है, वो होती है, ठीक है। ये पे का है, मतलब 10 से तो स्टार्ट ही होता है। इसके बाद प्रमोशन का आएगा कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, ठीक है। और एक और चीज है, और आप अपने सर्विस के स्टार्टिंग में अगर आप सियाचिन वगैरह लेते हो तो ये देखो सियाचिन का अलाउंस 42,000 है। आपकी सैलरी, आपका खर्चा ही इतना होगा, पूरी की पूरी सैलरी बच जाएगी आपके 2 साल 3 साल। यंग हो गया आप जेल भी जाओगे, बुढ़ापे में कहाँ सियाचिन जाओगे, ठीक है। और ये है आपका जो है प्रमोशन, ठीक है, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, मेजर, ठीक है, और लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो चले जाओगे। उसके बाद आपके सर्विस और सिलेक्शन, मतलब कि आपको अंदर का गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह है। और यही था पूरा का पूरा एनडीए का नोटिफिकेशन, जो आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, आई विल रिवर्ट। थैंक यू।